तो जैसा कि हम अपना नेक्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे डीएनए के बारे में, तो कल हमने इसकी इंट्रोडक्शन ले लिया था थोड़ा सा कि हमें अगर कोई तो आपसे पूछे कि प्रूफ कीजिए कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, इसको समझाने के लिए कई साइंटिस्टों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो दिए हैं, जिससे प्रूफ किया है कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, यानी कि जो 90s में शुरू हुआ था, फिर एंड भी 90s में ही हुआ था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, पहले किसने दिया, फिर उसके बाद किसने दिया, फिर उसके बाद किसने दिया, और फाइनली ये प्रूफ हो गया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है हमारे, ग्रिफिथ साइंटिस्ट है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया 1928 में। कब दिया? 1928 में। जिस एक्सपेरिमेंट का उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसको कहते हैं, इस टेक्निक को कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं, या इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का एक बैक्टीरिया है, उसको ग्रो किया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है वो निमोनिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है? निमोनिया। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों में आपने सुना होगा कि इनको निमोनिया हो गया, खांसी हो गई, तो ये निमोनिया कॉज करता है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो उन्होंने उसको ग्रो किया। ठीक है, तो जब उन्होंने उसको कल्चर में ग्रो किया प्लेट में, यानी कि उसको सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम दिया और उसको ग्रो किया, तो उन्होंने देखा कि प्लेट में दो तरीके के जो है कल्चर वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, एक हो रहा है एस टाइप का, एक हो रहा है आर टाइप का। ये जैसे एस टाइप है, ठीक है, और ये आर टाइप है। एस का मतलब है स्मूथ या शाइनी कॉलोनीज। तो दो तरीके की कॉलोनीज बनी, एक एस यानी कि स्मूथ या शाइनी कॉलोनीज, और एक आर, ये जो है रफ वाला आपको स्टार लाइक दिख रहा है, जैसे समझाने के लिए बनाया मैंने। तो ये है आपका आर स्ट्रेन यानी कि रफ कॉलोनीज। ठीक है, तो दो तरीके की कॉलोनीज बनी। फिर उन्होंने देखा कि जो ये स्मूथ कॉलोनी है, जिसको बाद में उन्होंने नाम दिया एस स्ट्रेन। ठीक है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि विरुलेंट है। विरुलेंट का मतलब क्या होता है? विरुलेंट का मतलब होता है वो बैक्टीरिया या वो पैथोजन जो डिजीज कॉज करते हैं, उनको हम कहते हैं विरुलेंट पैथोजन। क्या कहते हैं? विरुलेंट पैथोजन। तो ये विरुलेंट थे और ये कॉज कर रहे थे डिजीज, कौन सा? निमोनिया। फिर आपका रफ स्ट्रेन, जिसको आर स्ट्रेन नाम दिया। ठीक है, रफ कॉलोनीज को आर स्ट्रेन नाम दिया, जो कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि नॉन विरुलेंट थे, यानी कि ये किसी भी तरीके का बैक्टीरिया जो है डिजीज कॉज नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि नॉट कॉजिंग द डिजीज। बट यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि व्हाई ओनली एस स्ट्रेन बैक्टीरिया आर कॉजिंग निमोनिया डिजीज, कि केवल एस स्ट्रेन ही निमोनिया डिजीज कॉज क्यों करता है? तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो एस स्ट्रेन होती है, ये देखिए एस स्ट्रेन है, आपको दिख रहा है। एस स्ट्रेन के ऊपर जो होती है एक पॉलीसेकेराइड की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है? पॉलीसेकेराइड की। ठीक है, जो कि इसके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, हम लोग इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम है जो पैथोजन के अगेंस्ट जो है फाइट करता है। ठीक है, और हमारी बॉडी में एंटर होने नहीं देता, उनको किल कर देता है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी में आप आगे पढ़ोगे फ्यूचर में, जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे तो इम्यूनोलॉजी आपका सब्जेक्ट होगा, उसमें आप पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या है, जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो इस पॉलीसेकेराइड की जो लेयर है उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से ये बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और फिर हमें न्यूमोनिया हो जाता है। ठीक है, जबकि जो आर स्ट्रेन होती है उसके ऊपर ये किसी भी तरीके की पॉलीसेकेराइड की जो कोटिंग है वो नहीं हो पाती है। तो अगर आर स्ट्रेन हमारी बॉडी में चला जाए, किसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का अगर आर स्ट्रेन हमारी बॉडी में चला जाए, तो उसके अगेंस्ट में जो हमारा इम्यून सेल है या हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट करता है और उसको किल कर देता है। किल कैसे करता है? यानी कि उसके अगेंस्ट में क्या बना देता है? एंटीबॉडीज क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये पता चल गया कि क्यों एस स्ट्रेन जो है वो डिजीज कॉज कर रहा था। ठीक है, तो अब इन्होंने प्रूफ करने के लिए अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो माइस पे किया। किस पे किया इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट? अपना एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो है माइस पे किया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से समझना है, हमें कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो जैसे ये है, इन्होंने पहले क्या करा, एक एस स्ट्रेन लिया। ठीक है, एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो माइस क्या हो गया? डाई हो गया। क्या हो गया? डाई। फिर उन्होंने क्या करा, आर स्ट्रेन लिया। आर स्ट्रेन को जो है माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो देखा कि जो माइस है वो लाइव ही है। ये ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो एस स्ट्रेन है वो डिजीज कॉजिंग होता है, जिस वजह से माइस जो है, माइस को निमोनिया हो गया और वो डाई हो गया। आर स्ट्रेन में जो है कोई कोडिंग होती नहीं है, तो शायद जो माइस का इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट में फाइट कर गया और उसको जो है कोई डिजीज निमोनिया नहीं हुआ, तो माइस लाइव था। फिर उन्होंने क्या करा,
एस स्टेट को हीट किल कर दिया। एस स्टेट को हीट किल का क्या मतलब है कि जो पॉलीसेकेराइड की जो कोटिंग होती है जिसको म्यूकस कोट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यूकस कोट, तो उस कोट को, वो कोट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि अब पॉलीसेकेराइड की कोई कोट उसके ऊपर है ही नहीं। तो यानी कि अब ये भी कैसा हो गया, आर स्ट्रेन हो गया एक तरीके से। तो माइस फिर जिंदा रह गया, यानी कि माइस कैसा था, लाइव हो गया, माइस को कुछ हुआ ही नहीं, निमोनिया हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये भी उन्होंने स्टेप देखा कि यार ये क्या हुआ। फिर उन्होंने देखा कि चलो अच्छा काम करते हैं, इस बार एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को मिलाकर लेते हैं। जो एस स्ट्रेन लिया वो हीट किल वाला लिया, तो एस स्ट्रेन जो हीट किल वाला लिया और उसके साथ में आर स्ट्रेन लिया जो कि लाइव था, इन दोनों को मिक्स करके इंजेक्शन में डाला और इंजेक्शन को माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। और जब फिर देखा कि क्या कहते हैं, जो माइस है वो डाई हो गया। क्या हो गया, डाई। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ भाई, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो आर स्ट्रेन है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एस स्ट्रेन में, यानी कि डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन में, यानी कि विरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कैसे, मींस जो कि फोर्थ स्टेप था हमारा, इसमें क्या हुआ, जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म, यही लिखा है, मींस आर स्ट्रेन कन्वर्टेड टू द विरुलेंट स्ट्रेन, यानी कि जो विरुलेंट स्ट्रेन जो डिजीज कॉज करती है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने कर दिया, लेकिन जो अब ग्रिफिथ है, but the Griffith don't explain that things which was transformed to S state to R state। लेकिन जो ग्रिफिथ है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो कौन सी चीज थी, वो कौन सी चीज थी या कौन सी ऐसी चीज थी जो कि एस स्टेट में से आर स्टेट में आ गई है, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो उस चीज के बारे में जो है ग्रिफिथ नहीं बता पाए। तो फिर जब ये पब्लिश हुआ तो साइंटिस्टों ने इनकी थ्योरी को पढ़ा, इनके एक्सपेरिमेंट को समझा, तो उनको मतलब उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया, सबने इसको इग्नोर कर दिया कि नहीं ये कोई थ्योरी नहीं है, इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में चली गई और वो फिर डिजीज कॉजिंग बन गया, यानी कि जो नॉन विरुलेंट था आर स्ट्रेन वो अब विरुलेंट हो गया। तो ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को फिर लोगों ने नकार दिया, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि नकार दिया, फिर उसके बाद जो है 1933 से लेकर 1944 पर इस पे स्टडी की गई, जिसमें कि 3 बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसे प्रूव किया, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ाया रिसर्च को, यानी कि एवेरी, मैकलॉयड एंड मैकार्टी, ठीक है। इसको कहते हैं एवेरी, मैकलॉयड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने जहां पे छोड़ा था अपना एक्सपेरिमेंट उसके आगे उन्होंने शुरू किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ ने जो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कौन सी ऐसी चीज थी जो कि ट्रांसफर हुई थी एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, ठीक है। तो उस चीज के केमिकल नेचर को जानने की कोशिश करी, उस चीज के केमिकल नेचर को जानने की कोशिश करी कि भैया वो प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है कि लिपिड है कि डीएनए है, क्या है। तो वो पता करने के लिए कोशिश करी अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तब इन्होंने क्या करा, इन्होंने 3 ट्यूब्स लिए, क्या लिए, 3 ट्यूब्स, और तीनों में इन्होंने क्या क्या भर दिया, इन्होंने ट्यूब्स में ले लिया, इन्हें हीट किल एस स्ट्रेन ले लिया, क्या ले लिया, हीट किल एस स्ट्रेन, तीनों में भर लिया, ठीक है। फिर इसमें क्या करा, जो फर्स्ट ट्यूब थी तीनों में क्या भर लिया इन्होंने, हीट किल एस स्ट्रेन भर लिया, समझ में आ गया, यानी कि जिसकी म्यूकस की कोट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर उसके बाद क्या करा इन्होंने, सबसे पहले ट्यूब में प्रोटीएज एंजाइम ऐड किया, ठीक है। प्रोटीएज एंजाइम क्या होता है, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दे, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दे, ठीक है, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर दे, यानी कि प्रोटीन को खत्म कर देगा। दूसरे वाले में ट्यूब में इन्होंने आरएनएज एंजाइम ऐड किया, क्या ऐड किया, आरएनएज एंजाइम, कि अगर इसके अंदर इस स्टेप के अंदर कोई भी आरएनए होगा तो वो आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी कि आरएनए खत्म हो जाएगा। और फिर तीसरे में इन्होंने लिया डीएनएज एंजाइम, तीसरे ट्यूब में इन्होंने लिया, क्या ऐड किया, डीएनएज एंजाइम। और जैसे कि नाम में छुपा हुआ है कि अगर कोई डीएनए होगा तो वो डीएनए को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, यानी कि डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इस सॉल्यूशन को जो कि प्रोटीएज मिलाने के बाद इसको फिर से 4th स्टेप में क्या करा इन्होंने, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, और जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया पहले वाले में, तो माइस क्या हो गया, डाई हो गया। जैसे कि ये पहला वाला देख रहे हैं जिसमें प्रोटीएज एंजाइम यूज किया था, उससे उस इंजेक्शन को इन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो जो माइस है वो डाई हो गया। मींस क्या हुआ, प्रोटीन इज नॉट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एस स्टेट टू आर स्टेट। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जब प्रोटीन खत्म हो गया, यानी कि भैया प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, वो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया ही,
प्रोटीन तो गया नहीं, क्योंकि प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, दूसरे ट्यूब में उन्होंने आरएनए एंजाइम मिलाया था, यानी कि इसमें भी क्या हुआ, इसको जब इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो माइस फिर से डाई हो गया, ठीक है। मींस क्या हुआ, मींस आरएनए इज नॉट अ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, यानी कि आरएनए भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, किसमें से किसमें, एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, यानी कि आरएनए भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। तीसरा देखिए ऐड है, इन्होंने जो डीएनए एंजाइम मिलाया था तीसरे ट्यूब में, अब इसको जब लगाया तो माइस सडनली हम देखते हैं कि जो माइस है वो लाइव रहा, यानी कि इसमें डीएनए एंजाइम था, डीएनए से क्या होगा, डीएनए किल हो गया, तो माइस यहाँ पे लाइव रहा, यानी कि इसी ट्यूब में कोई ऐसी चीज है, यानी कि डीएनए है जो कि ट्रांसफॉर्म हुई, कहां से कहां, एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में। तो इस एक्सपेरिमेंट से पक्का प्रूफ हो गया है कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसपोर्ट हुआ, किसमें ट्रांसपोर्ट हुआ, एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन, उसको नॉन विरुलेंट से कैसा बना दिया, विरुलेंट, यानी कि डिजीज कॉजिंग बना दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। ग्रिफिथ के टाइम पे ये थ्योरी नहीं आई थी कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, वो तो बहुत बाद में आई है, वो तो हम जानते हैं कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। उस टाइम तो थोड़ी ना लोग जानते थे, अगर ऐसा होता तो ग्रिफिथ अपने एक्सपेरिमेंट में बता देते कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए 1952 में हर्शे एंड चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, हर्शे एंड चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। क्या नाम था, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, ठीक है। तो इन्होंने जो अपना काम किया वो बेसिकली वायरसेस पे किया, किस पे किया, वायरसेस पे, ठीक है। कौन सा वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस पे इन्होंने अपना काम किया, ठीक है। तो देखिए ये बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत ध्यान से समझना है हमें। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है उसमें बाहर की जो कोटिंग होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, और अंदर की जो कोटिंग होती है वो डीएनए की कोटिंग होती है, ठीक है। आउटसाइड में प्रोटीन की कोटिंग होती है और इनसाइड में डीएनए की कोटिंग होती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है बेसिकली, कैसे करता है, ये देखिए ये जैसे इकोलाई है, बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, यानी कि बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोफेज कैसा है, पैथोजन है, कैसा है, पैथोजन। तो ये देखो यहाँ पे ये जो है बैक्टीरियोफेज है, ये इकोलाई को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो इकोलाई के अंदर ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये डीएनए इकोलाई के अंदर आता है, इकोलाई थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इकोलाई सोचता है ये हमारा ही डीएनए है, ठीक है। तो अपना डीएनए समझ के उसका नंबर जो है वो बढ़ाने लगता है, ये देखो अपना नंबर बढ़ा रहा है, इस बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उसको इंक्रीज करता है। फिर इनका नंबर इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा इकोलाई के अंदर कि एक टाइम आएगा कि इकोलाई जो है वो बस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बस्ट। और जैसी बस्ट हो गई तो बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस जो है वायरस वो बन जाएंगे, यानी कि जो डीएनए है इनका बन जाएंगे, और फिर ये क्या करेंगे, फिर दूसरे इकोलाई पे ये इफेक्ट करेंगे, ये देखो ये दूसरे इकोलाई पे इफेक्ट करेंगे, और फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने अभी बताया, इसी को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन प्रोसेस। क्या कहते हैं हम, ट्रांसडक्शन प्रोसेस, ठीक है, या ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, द प्रोसेस बाय व्हिच द बैक्टीरियोफेज ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम इज नोन एज ट्रांसडक्शन, इसीलिए इसको ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, बैक्टीरियोफेज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इनकी बात करें कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे सेटअप किया, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट सेटअप करने के लिए क्या करा, दो प्लेट्स बनाई, प्लेट 1 प्लेट 2, ठीक है। दो प्लेट्स को कल्चर किया और दो प्लेट बनाई, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, 2 प्लेट्स में, प्लेट 1 में इन्होंने उसमें था रेडियोएक्टिव सल्फर लिया, क्या लिया, रेडियोएक्टिव सल्फर। और प्लेट 2 में इन्होंने लिया रेडियोएक्टिव फास्फोरस, क्या लिया, रेडियोएक्टिव फास्फोरस, ठीक है। और उसमें जो है अपना बैक्टीरियोफेज को डिप कर दिया, ठीक है, बैक्टीरियोफेज को डिप कर दिया, ठीक है। तो एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि जो डीएनए कंसिस्ट होता है वो कंसिस्ट होता है नाइट्रोजनस बेस से, पेंटोज शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है। आप लोगों ने डीएनए पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ेंगे, बट इतना समझ लीजिए कि जो डीएनए होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप कहां से आया, फास्फोरस से आया, यानी कि जो फास्फोरस है वो किसका कंपोनेंट है, डीएनए का,
यहाँ से कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना शुरू करिए, तभी समझ में आएगा ये एक्सपेरिमेंट कि जो फास्फोरस है वो किसका कंपोनेंट है, डीएनए का। क्लियर, समझ में आया? तो यही है। तो यानी कि इसने फर्स्ट प्लेट को क्या करा, इसने रेडियोएक्टिव फास्फोरस बना दिया। क्या बना दिया? रेडियोएक्टिव फास्फोरस। ठीक है। ऐसे ही सेकंड प्लेट में क्या है, सेकंड प्लेट में हमने क्या लिया था, रेडियोएक्टिव सल्फर। क्या लिया था? रेडियोएक्टिव सल्फर। और रेडियोएक्टिव सल्फर यानी कि सल्फर किसका कंपोनेंट होता है, सल्फर कंपोनेंट होता है प्रोटीन का। किसका कंपोनेंट होता है? सल्फर, प्रोटीन का। ठीक है। तो दूसरे प्लेट को क्या बन गया, वो दूसरे प्लेट वाला बन गया सल्फर रेडियोएक्टिव या रेडियोएक्टिव सल्फर बन गया। क्या बन गया? रेडियोएक्टिव सल्फर। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। फिर आगे बढ़े हम, आगे ये बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो इसमें फिर ये 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, स्टेप्स होते हैं इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में। पहला होता है इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग और तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। पहली प्लेट में आया आपका सल्फर लेवल प्रोटीन कोटिंग होती है, और दूसरे में फॉस्फोरस लेवल प्रोटीन डीएनए होता है। फॉस्फोरस लेवल जो है वो डीएनए होता है। ठीक है। तो जैसे क्या हुआ, सबसे पहले इन्फेक्शन प्रोसेस। ये देखिए इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन का मतलब जो बैक्टीरियोफेज है वो इकोलाई या बैक्टीरिया के सरफेस पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा इन्फेक्शन प्रोसेस। क्या कहलाता है? इन्फेक्शन। अभी हमने जेनेटिक मटेरियल इसने लूज नहीं किया है। फिर जैसे इन्फेक्ट हो गया, इन्फेक्ट होने के बाद क्या करेगा, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो इकोलाई के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद इन्फेक्शन जब हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब जैसे कि हमारे घर में या आपके घर में जो मम्मी होती हैं वो जूसर यूज करती है ना जूस बनाने के लिए, ठीक वैसे ही ये ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग करने से क्या होगा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल ये सेल के अंदर इकोलाई के अंदर पहुंच गया, लेकिन अब ये जो प्रोटीन की कोटिंग है ऊपर वाली, ये हमें चाहिए नहीं, तो इसको क्या कर दिया हमने, ब्लेंड कर दिया। जब ब्लेंड, ये सरफेस को, इकोलाई के सरफेस को तभी छोड़ेगा जब हम ब्लेंडिंग करेंगे। क्या करेंगे? ब्लेंडिंग। अब ये ब्लेंडिंग कर दिया हमने। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस ट्यूब में ही हो रहा है, हमारे ऐसे नहीं हो रहा है। ये जो डायग्राम में समझाया है ये ट्यूब में हो रहा है। फिर तीसरा स्टेप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा कि उसमें 2 लेयर बन जाएंगी आपकी। क्या बन जाएंगी? 2 लेयर। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, 2 लेयर बन जाएंगी। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करते हैं तो उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद एक पैलेट बनता है और एक सुपरनेटेड बनता है, जो सबसे नीचे होता है। पैलेट वो होता है जो हाई मॉलिक्यूलर वेट का होगा, वो सबसे नीचे बैठेगा क्योंकि उसकी सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा होती है हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपोनेंट की, तो ये नीचे बैठ जाएगा। और सुपरनेटेड, तो इसमें देखा कि जो नीचे है पैलेट में वहाँ पे इकोलाई है और सुपरनेटेड में वायरस है, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल है। ठीक है। इस कंसेप्ट को दिमाग में रखिए, तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन जब हो गया हमारा, ठीक है, तो ये वाला था रेडियोएक्टिव एसिस्टेट जिसमें प्रोटीन कोड था रेडियोएक्टिव, और इसमें था आपका रेडियोएक्टिव पी स्टेन यानी कि फास्फोरस स्टेन। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। और फिर इसके बाद क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद नीचे आपका इकोलाई आ गया, ऊपर आपका जो बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल आ गया। ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये जो इकोलाई है ये नॉन रेडियोएक्टिव देखा गया। जब पैलेट को निकाल के देखा तो ये नॉन रेडियोएक्टिव, बिकॉज प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। तो जब इकोलाई में जो प्रोटीन लेवल का जो रेडियोएक्टिव सल्फर है वो आया ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पैलेट में हमें इकोलाई के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए था उसको, यानी कि इन्फेक्शन तो किया उसने लेकिन अपना जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म उसने नहीं किया। ठीक है। और इसके अपोजिट में जो दूसरा वाला था हमारा, ठीक है, रेडियोएक्टिव फास्फोरस वाला, इसमें क्या हुआ जब हमने देखा सेंट्रीफ्यूज के बाद तो पैलेट में इकोलाई जो देखा हमें वो रेडियोएक्टिव मिला। ठीक है, रेडियोएक्टिव, यानी कि इस वाले ट्यूब में यानी कि जो वायरस था उसने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म किया इकोलाई के अंदर, तभी हमें यहाँ पे इकोलाई के अंदर हमें रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स हमें फास्फोरस के दिखाई दिए। यानी कि इससे साबित होता है। और यहाँ पे जो फास्फोरस लेवल था वो किसको लेवल किया था, डीएनए को। किसको लेवल किया गया था, डीएनए को। ठीक है, बुक्स में कलरफुल बना हुआ है तो उसमें अच्छे से आपको दिखेगा, तो डीएनए को। यानी कि इससे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल जो कि ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज से इकोलाई के अंदर यानी कि बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों सेंट्रीफ्यूज से हमें पता चल गया कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है और जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ठीक है, आगे बच्चों समझ में। अगर आपको नहीं आया कुछ समझ में तो नेक्स्ट लेक्चर में आप मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन आंसर रख लेंगे, फिर आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
थैंक यू।